गुड इवनिंग क्लास। ठीक है, एक बार लास्ट क्लास का रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देखा था? कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखे थे, ठीक, करेक्ट बोल रहा हूँ। उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर दो केसेस हमने डिस्कस करे थे, पॉजिटिव डिविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन, ठीक है जी। और एज़ोट्रॉप देखा था। यही टॉपिक हमने देखे थे ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पहले कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 1.26। लास्ट क्लास में मैंने 2 पॉइंट करके क्वेश्चन लिखवा दिए थे ना। एनसीईआरटी 2 पॉइंट पिछले साल के चैप्टर के हिसाब से करवाना, पिछले साल नहीं, पिछले से पिछले साल। अब की बार तो आपकी बुक ही बनकर आ गई। पिछले साल बुक में कोई चेंज नहीं हुआ था, बस सिलेबस चैप्टर्स को कट कर दिया था। अब चैप्टर को भी उड़ा दिया जो उड़ाया था पिछले साल, और बुक से भी उड़ा दिया। 1.26 करना है सबसे पहले, 1.26 करना है। करो, 1 मिनट का टाइम दिया, स्टार्ट करो। हाँ जी, इफ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इज 1.25 ग्राम पर ml, डेंसिटी लिख लो, एंड कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयंस पर केजी ऑफ वाटर। आपको वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है एक तरीके से कि कितने सोडियम आयन प्रेजेंट है 1 केजी के वाटर के अंदर। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ Na+ आयन इन द लेक। करो, इजी है। मोलैरिटी फाइंड करनी है, मोलैरिटी फाइंड करनी है। मोलैरिटी बुक में देखो, मोलैलिटी लिखा है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोलैरिटी। यहाँ पे इसमें मोलैलिटी लिखा हुआ है, इधर मोलैरिटी लिखा हुआ है। क्वेश्चन ही बदल डाला। चलो करो। डेंसिटी आपको दे रखा है, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। करो। पहले ये क्वेश्चन मोलैलिटी हुआ करता था, तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि इधर मोलैरिटी कैसे हो गया। नाइन्टी 92 प्लस 1000 कर दो, वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, सॉल्यूशन का वेट आ जाएगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, डेंसिटी आ जाएगी। देखो जी, स्टार्ट करते हैं। डेंसिटी हमें दे रखा है 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है इफ डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर, कोई लेक वाटर है, इज 1.25 ग्राम पर ml एंड कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ Na+ आयंस पर केजी ऑफ वाटर। 1 केजी के पानी के अंदर उसने एक इन्फॉर्मेशन दिया, भाई लेक तो बहुत बड़ी है ना, तो 1 केजी पानी तो होगा नहीं ना। उसने आपको इतना बोला है कि 1 केजी के पानी के अंदर आपका कितना है, 92 ग्राम का सोडियम आयन है। तो 92 ग्राम आपका वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया। 92 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 1 केजी, 1 केजी। आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है, आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन V। तो WB मेरे को नज़र आ रहा है ना, WB तो मुझे नज़र आ रहा है। MB मतलब सोडियम आयन का मैं मास डाल दूंगा वहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मिसिंग है, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए आपको वेट ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए होगा, ठीक है जी। वेट ऑफ द सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है जी। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है जी, 92 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है जी, 1000 ग्राम। सॉल्व करेंगे 1092 ग्राम आ गया। वेट ऑफ द सॉल्यूशन आ गया। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन मुझे पता है
डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। डेंसिटी इज 1.25 ग्राम पर एम एल था ना वो। मास ऑफ द सॉल्यूशन इज 1092। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ही चाहिए मुझे, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 1092 बाय 1.25। ये आपका आ गया एम एल में। ठीक ठीक, बस अब खत्म हो गया क्वेश्चन। WB इज 92, सोडियम 23,000 बाय V ये रहा 1092 इंटू 1.25। आपने इसे सॉल्व करना है, जो भी आंसर आएगा मोलैरिटी लिख के आंसर को बॉक्स से बंद कर देना विद यूनिट के साथ। ध्यान रखना ये हिले ना, हाथ ना लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.27। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1.27। डन। कैलकुलेशन पार्ट छोड़ दूं आपके लिए, कर लोगे। 1.27 आ जाओ। इफ द, ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS इज 6 इंटू 10 की पावर माइनस 16। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको दे रखा है, मतलब KSP दे रखा है। KSP ऑफ CuS आपको दे रखा है कितना, कहाँ गया, 6 इंटू 10 की पावर 16। 6 इंटू 10 की पावर 16। ठीक है जी, ये आपको दे रखा है। आगे देखते हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलैरिटी ऑफ CuS इन एक्वस सॉल्यूशन। आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है, आपने ये फाइंड करना है। ठीक है जी, देखो CuS को पिक करते हैं। ये अगर आपको KSP दे रखा है तो मतलब ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। 11th में पढ़ा था। क्या आएगा, Cu2 प्लस और S2 माइनस। ठीक, इतना ठीक। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी में S लेट कर लूँ तो अभी डिकम्पोजिशन नहीं हुआ तो ये ब्लैंक है। बाद में जो सॉल्युबिलिटी इसकी होगी वही सॉल्युबिलिटी इसकी हो जाएगी, वही सॉल्युबिलिटी इसकी हो जाएगी। ठीक। अगर मुझे KSP का रिलेशन निकालना हो, KSP इज इक्वल टू Cu2 प्लस S2 माइनस। यहाँ तक क्लियर है ना, यही होगा ना। इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी सॉल्युबिलिटी S। S KSP, तो KSP इज इक्वल टू S स्क्वेयर। अब इधर आ जाओ। S स्क्वेयर इज इक्वल टू KSP और S इज इक्वल टू अंडर रूट, कहाँ गया वैल्यू, कहाँ गई, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 16। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 6 और ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 8। सॉल्युबिलिटी किस में रिप्रेजेंट करते थे, याद करो। 11th क्लास में हम लोग सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में रिप्रेजेंट करते थे। ठीक बोला मैंने। वन मोर थिंग, आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है। और कौन सी वाली, मैक्सिमम वैल्यू। सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब होता है, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन बताओ। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो सॉल्युबिलिटी की वजह से जो मोलैरिटी आएगी वो भी तो मैक्सिमम होगी, यानी कि यही आंसर है, मोल पर लीटर। तो इसे अब अंडर रूट 6 आपने सॉल्व करना है, आपका यही आंसर हो गया। ठीक है।
आगे बढ़े, एक 1.28 और करो, फिर एजियोट्रॉप स्टार्ट करेंगे। और एजियोट्रॉप में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, थोड़ा बहुत तो हमने देख ही चुके हैं, बस एक अलग से टॉपिक करके मुझे लिखवाना है। इसके बाद 1.28 देखना है हमें। 1.28 ईजी है। वन 1.28, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। 1.28 करो फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, 1.28। वन पॉइंट टू एट इज कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन एंड एसिटोनाइट्राइल व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ एस्पिरिन इज डिजॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ एसिटोनाइट्राइल। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। वेट ऑफ एसिटोनाइट्राइल आपको दे रखा है, वेट ऑफ एसिटोनाइट्राइल, और वेट ऑफ एस्पिरिन आपको दे रखा है। ठीक है, कितना है वेट ऑफ एस्पिरिन? वेट ऑफ एस्पिरिन इज 6.5 ग्राम। ठीक है, और एसिटोनाइट्राइल इज 450। आपको मास परसेंटेज फाइंड करना है किसका? एस्पिरिन का। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लो पहले आप। मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन, मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इज इक्वल टू वेट ऑफ एस्पिरिन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ एस्पिरिन प्लस वेट ऑफ एसिटोनाइट्राइल मल्टीप्लाई बाय 100। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन था। 6.5 डिवाइडेड बाय 450 प्लस 6.5 इंटू 100। 6.5 ये आपका हो जाएगा 5 नहीं 5 नहीं होगा। 6.5 ऐड करेंगे तो 5 और 6 11। अच्छा हाँ, 456.5 इंटू 100। अब आपने इसे सॉल्व करना है और आंसर बॉक्स में करना है। ठीक, अब डालो हेडिंग आप एजियोट्रॉपिक, एजियोट्रॉपिक और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। एजियोट्रॉपिक और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर वैसे हमने डिस्कस कर लिया है, बस लिखवाना है मुझे अलग से दोबारा से एक बारी गो थ्रू करके। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि ऐसे मिक्सचर्स जो बॉयल कर जाते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स कंपोजिशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उन्हें हम बोलते हैं एजियोट्रॉप्स।
एजियोट्रॉप्स के अंदर लिक्विड की जो भी कंपोजिशन होती है और वेपर फेज में जो भी कंपोजिशन होती है वो बराबर होती है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि एजियोट्रॉप्स के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, आपको दूसरे मेथड यूज़ करने पड़ेंगे एजियोट्रॉप्स से कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए। एजियोट्रॉप्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप आपको कहाँ पे मिलेगा? पॉजिटिव डिविएशन वाले केसेस के अंदर, नॉन आइडल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप आपको कहाँ पे मिलेगा? नेगेटिव डिविएशन वाले केसेस के अंदर, नॉन आइडल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन। अब ये कुछ पॉइंट्स लिख लो और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे जंप करेंगे। तो डालो हेडिंग एजियोट्रॉपिक और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। इसमें आप लिख लो द टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर्स, द टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर्स having a definite composition, the type of liquid mixture having a definite composition and boiling like a pure liquid. The type of liquid mixture having a definite composition and boiling like a pure liquid. And boiling like a pure liquid is called constant boiling mixture. Is called constant boiling mixture. Boiling like a pure liquid is called constant boiling mixture. उसके बाद आप लिखो in case of positive deviation, in case of, ऐसे लिखो, इन केस ऑफ सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डिविएशन, अच्छे से लिख लो, इन केस ऑफ सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डिविएशन वी गेट मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इन केस ऑफ सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डिविएशन वी गेट मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। नेक्स्ट लाइन से लिखो, है ना, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन के अंदर आपको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिला था और हमने देखा भी था कोई इंटरमीडिएट कंपोजिशन होती है। आज उस कंपोजिशन के साथ एग्जांपल देख लेंगे, दो एग्जांपल देख लेंगे, एक पॉजिटिव वाले में एक नेगेटिव वाले में। और नेक्स्ट लाइन से लिखो, इन केस ऑफ सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डिविएशन, इन केस ऑफ सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डिविएशन, इन केस ऑफ सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डिविएशन, अच्छे से लिखो, इन केस ऑफ सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डिविएशन। अरे अच्छे से लिखो ना मेरे भाई, नहीं पूरा लिखो, ये बीच में स्पेस क्यों छोड़ा हुआ है? गलती छूट गया। इन केस ऑफ सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन वी गेट मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इन केस ऑफ सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डिविएशन वी गेट मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। उसके बाद लिखो आप लिखो components of azeotrophs cannot be separated by simple, cannot be separated by components of azeotrophs cannot be separated by fractional distillation. एजियोट्रॉप्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। कंपोनेंट्स ऑफ द एजियोट्रॉप्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, separated by fractional distillation. Other methods have to be used. Other methods have to be used. Other methods have to be used to separate the components, to separate the components of the azeotrophs. Other methods have to be used to separate the components of the azeotrophs. ठीक है, 2 एग्जाम्पल्स बोर्ड पे कॉपी करता हूँ,
उनको देख के आगे बढ़ेंगे। ये देखो, देख ली। हाँ जी, बोर्ड पे 2 एग्जाम्पल कॉपी कर रहा हूँ, उसको स्टडी करेंगे। कुछ खास नहीं है बट इजी एग्जाम्पल। ये आपके कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे A, यहाँ पे B। सिर्फ 2 एग्जाम्पल कॉपी करूँगा। कंपोनेंट बाय वेट, परसेंट ऑफ बी, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट हो गया यहाँ पर, बॉइलिंग पॉइंट ए का भी देखेंगे, बी का भी देखेंगे और एजियोट्रॉप का भी देखेंगे, ठीक है। वाटर है इधर, इधर है इथेनॉल और परसेंटेज कंपोजिशन है 95.37। ए का बॉइलिंग पॉइंट तो 373, बी का बॉइलिंग पॉइंट 351.3, एजियोट्रॉप का 351.15। अब देखो ज़रा, ये जो एग्जाम्पल है सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन एग्जाम्पल है, मतलब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जाम्पल है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डिविएशन, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन, और नीचे आएगा आपका सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन। ये अभी देखते हैं थोड़ी देर में। हाँ, तो सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन के अंदर आप लोगों ने क्या देखा था, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट से कम होगा। दोनों कंपोनेंट बोले तो सॉलिड और सॉल्वेंट। देखो जरा, वाटर ए है, इथेनॉल बी है, बी की परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी है, मतलब जो इथेनॉल प्लस वाटर का सॉल्यूशन है, जो एक्वा सॉल्यूशन है, उसमें इथेनॉल आपका 95.37% प्रेजेंट है, तो रेस्ट वाटर हो जाएगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो सबको पता है 373 या 100 डिग्री सेल्सियस, ये केल्विन में है, केल्विन, ये बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में है। तो ए का बॉइलिंग पॉइंट देखो 373, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 351.3, थोड़ा सा कम होता है वाटर से, ठीक है। अब इधर आ जाओ, एजियोट्रॉप का 351.15 और कम हो गया। तो हमने क्या पढ़ा था, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के अंदर बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम ही तो होगा और वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा, यही पढ़ा था ना हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस करा था। सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन के अंदर जब टोटल वेपर प्रेशर बढ़ रहा होता है तो एक ऐसी इंटरमीडिएट कंपोजिशन आती है जब टोटल वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है, और टोटल वेपर प्रेशर मैक्सिमम होने की वजह से उसका कॉरस्पॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट भी मिनिमम हो जाता है। इतना कम हो जाता है कि इंडिविजुअल कंपोनेंट से भी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। एजियोट्रॉप्स के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट निकल कर आता है वो उसके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट से भी कम होता है। तो देखो आप, एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट है 351.15, अल्कोहल का ज़्यादा है, वाटर का ज़्यादा है, दोनों से कम है, और परसेंटेज कितनी है 95.37, यानी कि इस परसेंटेज में आपका एजियोट्रॉप बन जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलो एक और एग्जांपल लिख लो, वाटर HCl 20.3, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373, ये आपका हो गया 188, ये आपका हो गया 383। अब देखो ज़रा, ये तो मैंने आपको बताया ही था कि नेगेटिव डिविएशन के लिए आप क्या करो, एसिड को उठा के पानी में डाल दो,
तो HCl प्लस वाटर आपका एजियोट्रॉप बन गया। ठीक है, एजियोट्रॉप किसी भी कंसंट्रेशन पे नहीं बनता, एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन होती है जहाँ पे इस केस में टोटल वेपर प्रेशर मिनिमम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। ठीक है ना, जिस मर्जी कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं बनता है, एक इंटरमीडिएट कॉम्पोजिशन होती है वहाँ पे बनता है। तो वो इंटरमीडिएट कॉम्पोजिशन ये रही 20.3। 20.3 किसकी है? बी की है, यानी कि रेस्ट पानी हो गया, रेस्ट पानी हो गया। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखो 373, HCl का बॉइलिंग पॉइंट देखो 188 और एजियोट्रॉप का देखो 383, इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा। ठीक, और कंपोजिशन ये है। 20.3 से ज़्यादा कर दोगे, 20.3 से कम कर दोगे, वो एजियोट्रॉप नहीं होगा। ठीक, ये आपका डन हो गया। अब इसके बाद हेडिंग डालो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये एग्जाम्पल कॉपी नहीं करे आपने? करो चलो। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं आज। ओके जी, राइट डाउन दी हेडिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लिखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज which depends upon the nature of the particle, नहीं, which depends upon the number of particles of solute. Colligative properties are those properties colligative properties हमें डिस्कस करना है। Colligative properties are those properties colligative properties are those properties which depends upon number of particles of solute, number of particles of solute, but independent of the nature of solute. नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे नहीं डिपेंड करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है बट नेचर ऑफ द सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करती, उन्हें हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हमें 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखनी है। पहली हम देख चुके हैं बट एक बार दोबारा देख लेते हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरा हम देखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है जी। तीसरा हम देखेंगे डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ हम देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। और लास्ट ईयर बोर्ड में ऑस्मोटिक प्रेशर पे ही क्वेश्चन आया हुआ है जहाँ तक मुझे याद है। ऑस्मोटिक प्रेशर वेंटो फैक्टर के साथ, वेंटो फैक्टर इसके बाद है। पहले हम नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, मतलब आइडियल सॉल्यूशन कंसीडर करते हुए पढ़ेंगे। बाद में हम वेंटो फैक्टर भी इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर हम एक बार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को फिर से देखेंगे, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है बट नेचर ऑफ सॉल्यूट पे नहीं डिपेंड करती। जैसे एग्जांपल देख, एक बार दोबारा सुन लो। NaCl डिसोशिएट करके आपको Na+ और Cl- दे रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल 2 आ रहे हैं। CaCl2 डिसोशिएट करके यहाँ पे Ca2 + 2Cl- दे रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल 3 आ रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल कहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं? यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं, यहाँ पे कम आ रहे हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसकी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। इन दोनों के लिए वेंटो फैक्टर्स भी होते हैं। वेंटो फैक्टर को इसको ख़त्म करने के बाद, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ख़त्म करने के बाद सेपरेटली पढ़ेंगे और वेंटो फैक्टर को फिर हम इंट्रोड्यूस करेंगे किसके अंदर? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर।
ठीक, ये बात क्लियर हो गया। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर दिया, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ NaCl इज लेस देन द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ CaCl2। ठीक, उसके बाद दूसरा एग्जांपल पिक करा, NaCl डिसोशिएट करके आपको Na+Cl- दे रहा, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल इज 2, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल इज 2। यहाँ पे भी डिसोशिएट करके आपको 2 ही पार्टिकल दे रहा है, अगेन नंबर ऑफ पार्टिकल इज 2। दोनों के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, सेम है, बट कंपाउंड तो अलग है, नेचर ऑफ कंपाउंड अलग है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों में सेम है, हेंस दोनों की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी भी बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ उधर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, देखो ये हमने पढ़ लिया है, ये हमने बहुत पहले ही पढ़ लिया था, P0 माइनस पी, PA0 PA डिवाइडेड बाय PA0 इज इक्वल टू XB, और XB को और कैसे लिख सकते हो आप, NB अपॉन Na प्लस NB। ठीक है ना, ये हमने पढ़ रखा है। मान लो आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट है, मान लो आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट है, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो जब सॉल्यूशन अगर आपका डाइल्यूट होगा तो जो NB की वैल्यू होगी वो तो बहुत कम होगी, किससे, Na से। तो मैं NB को इग्नोर कर दूं, NB को अगर मैं इग्नोर कर दूंगा तो PA0 माइनस PA डिवाइडेड बाय PA0 इज इक्वल टू NB, ऊपर नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर में करेंगे, एडिशन वाले के अंदर करेंगे, तो नीचे क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा। ठीक है जी, इतना क्लियर है। NB को और कैसे लिख सकते हो आप, WB अपॉन MB डिवाइडेड बाय WA अपॉन MA। बोलो जी ठीक है, XB हटा दिया ना, पहले मैं यहाँ गया, मैंने सीधा ये यूज करा। अरे भाई आप ये या ये बराबर कर लो या ये कर लो, मैंने एक ही लाइन में लिख दिया ना दोनों चीज़ें, तो मैंने इसको यूज़ करा और इसमें से मैंने NB को छोटा करके नेगलेक्ट कर दिया, तो सीधा ये लिख दिया। ठीक है, इनको WB अपॉन MB कर दिया, WA अपॉन MB कर दिया, ये आ गया PA0 माइनस PA डिवाइडेड बाय PA0। ठीक है ना, आगे देखो लास्ट स्टेप, WB अपॉन MB क्रॉस मल्टीप्लीकेशन MA अपॉन WA। बोलो जी क्लियर है। ठीक है जी, PA0 माइनस PA डिवाइडेड बाय PA0, ये आपका हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, चीज़ों को समझना है बहुत अच्छे से, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप लोगों से पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, व्हाट डू यू मीन बाय लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो इसका आंसर है PA0 माइनस PA। क्वेश्चन को समझना है। और अगर आपसे बोला जाए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, PA0 माइनस PA डिवाइडेड बाय PA0। और अगर आप ध्यान से देखो ये वैल्यू किसके इक्वल है, XB के इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं। ठीक, अब सुनो जरा आगे। बट ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये वाला इधर जो मैंने अभी अप्रॉक्सीमेशन लेके करा तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, अब सुनो मैं एक ऑल्टरनेटिव इसका बताता हूं। ऐसा होता है क्वेश्चन को रीड करते वक्त ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सॉल्यूशन डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। वैसे तो उसका सिंपल सा आंसर है कि भाई सॉल्यूट का अमाउंट अगर कम होगा सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली तो वो सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट हो जाएगा। बट कभी कभार बच्चे फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस कंफ्यूजन को बचने के लिए हम इस फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। देखो ज़रा इस फॉर्मूले को पिक करते हैं, सॉरी इस वाले को, PA0 माइनस PA डिवाइडेड बाय PA0 विच इज इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB।
टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, ऑफ बोथ साइड, ऑफ बोथ साइड। ठीक है जी। तो ऊपर तो हो जाएगा आपका पी ए नॉट, नीचे आ जाएगा जी पी ए नॉट माइनस पी ए एन ए प्लस एन बी अपॉन एन बी। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, दोनों में से वन को सब्ट्रैक्ट कर दो। पी ए नॉट पी ए माइनस वन एन ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाय एन बी माइनस वन। ये रब करना है। तो इधर आ जाएगा पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट माइनस माइनस प्लस पी ए, डिनोमिनेटर में, हाँ डिनोमिनेटर में पी ए नॉट माइनस पी ए। ठीक है ना, राइट साइड में आ जाओ। ऊपर आ जाएगा एन बी एन ए प्लस एन बी माइनस एन बी, डिनोमिनेटर में एन बी। बोलो जी क्लियर है बात। यहां से आप उड़ा दो पी ए नॉट, इधर से आप उड़ा दो एन बी। ऊपर क्या बचा पी ए, नीचे क्या आ गया पी ए नॉट माइनस पी ए, इधर क्या आ जाएगा एन ए अपॉन एन बी। बोलो जी क्लियर है। अब लास्ट स्टेप, टेकिंग रेसिप्रोकल अगेन ऑफ बोथ साइड, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड। दोबारा से, तो ऊपर आ जाएगा पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। अब बताऊं क्या फायदा है इसको, इस रिलेशन का। इस रिलेशन के दो फायदे हैं। पहला फायदा कैलकुलेशन इजी, तामझाम खत्म हो गया ना, बहुत फर्क आ जाता है। पहला। दूसरा क्या फायदा है, ये फॉर्मूला दोनों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो चाहे सॉल्यूशन डाइल्यूट हो। ये वाला डाइल्यूट के लिए था सिर्फ, यहाँ समस्या ही खत्म हो गई। कंसंट्रेटेड हो डाइल्यूट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उठा के यूज कर लो। ठीक है जी। तो द अबव फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर बोथ concentrated and dilute. That's all for today, and kindly subscribe my channel, share also, comments also. Thank you.